हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक नए वीडियो में भारत को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे दी है दोस्तों। और चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग को कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत से वापस ले लिया जाए। कह दिया कि अब समय आ गया है कि चीनी सेना को अरुणाचल प्रदेश वापस लेने का आदेश दिया जाए। यानी कि दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात की है। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर, साथ ही साथ बताएंगे बांग्लादेश के जिस प्रसिद्ध मां काली के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नतमस्तक होते हुए उनको मुकुट गिफ्ट किया था दोस्तों, आज उनके सर से वो मुकुट चोरी कर लिया गया है। बताएंगे किसने इतनी बड़ी जुर्रत की है दोस्तों। वहीं बांग्लादेश में एक और बवाल की बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, जहां दुर्गा पूजा मंडप में इस्लामी गाना गाए जाने से हो गया है विवाद। साथ ही साथ बताएंगे जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश में 150 से ज्यादा आतंकी सीमा पार लॉन्चिंग पैड पर कर रहे हैं इंतजार। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही बताएंगे अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से मांग की थी कि मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले, जिसके बाद दोस्तों क्या रहा नीतीश कुमार का रिएक्शन अखिलेश यादव के उस बयान पर। बताएंगे कैसे मोदी सरकार गिरवाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। दोस्तों सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और अपने देश भारत को विकसित देश जल्द से जल्द बनते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अब समय आ गया है कि चीनी सेना को अरुणाचल प्रदेश वापस लेने का आदेश दिया जाए। जी हां, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने नए वीडियो में भारत को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी है। चाइनीज सेना को चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग को अरुणाचल प्रदेश भारत से लेने की रिक्वेस्ट किया है, आदेश दिया है। आपको बता दें, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के महाधिवक्ता और भारत द्वारा आतंकवादी घोषित गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने पंजाब से बाहर स्वतंत्रता आंदोलनों की वकालत करते हुए भारत की संप्रभुता को खतरा बताया है। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है। अपने वीडियो में पन्नू ने SFJ के मिशन की घोषणा करते हुए कहा कि SFJ का मिशन 2024 एक भारत 2047 तक कोई भारत नहीं। दोस्तों उसने नए वीडियो में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को संबोधित करते हुए भड़काऊ ढंग से उनसे अरुणाचल प्रदेश को वापस लेने के लिए चीनी सेना को तैनात करने का आग्रह किया और झूठा दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त पन्नू ने पंजाब में अपने एजेंडे के समान जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर और नागालैंड जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रज्वलित करने की धमकी दी, जिसका व्यक्त लक्ष्य भारतीय संघ को विभाजित करना था। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों इसने चीन और भारत के बीच में आग लगाने की कोशिश की है और जिनपिंग से कहा है कि समय आ चुका है जिनपिंग, अब तुम भारत से अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को छीन लो, क्योंकि वो हिस्सा तुम्हारा है, उसको तुम छीन लो, वो समय आ चुका है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर उसको टैग करते हुए कह दिया कि क्या अरुणाचल प्रदेश तुम्हारी निजी संपत्ति है जो चीन से इसे लेने के लिए कह रहा है। भारत में कुछ लोग ऐसे असभ्य तत्व और टुकड़े टुकड़े गैंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहना है दोस्तों किरेन रिजिजू जी का। अब ऐसे में आतंकी पन्नू बोल तो ऐसे रहा है दोस्तों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश उसी का हिस्सा हो और वो अपने हिस्से को लेने की बात कर रहा हो। अब ऐसे में हम इस वीडियो के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जवाब देना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। और भारत इतना सभ्य बन चुका है, पहली बात तो भारत इस पर बयान नहीं देगा, लेकिन अगर चाइना किसी भी प्रकार का एक्शन लेता है इन फ्यूचर, तो भारत इतना सशक्त बन चुका है कि भारत का हिस्सा लेने के चलते कहीं चीन को अपना हिस्सा न गंवाना पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग दोस्तों इस खालिस्तानी आतंकवादी आतंकी पन्नू को क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। तो वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां पर बांग्लादेश के प्रसिद्ध मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था वो गिफ्ट। जी हाँ, बांग्लादेश में इस बार दुर्गा पूजा के समय हिंदू समुदाय काफी डरा हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिरों और पंडालों में दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जा रहा है। इस बीच सतखीरा जिले के श्यामनगर में स्थित प्रसिद्ध जशोरेश्वरी मंदिर से काली माता का मुकुट चोरी हो गया है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक यह मुकुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में मंदिर की अपनी यात्रा के दौरान गिफ्ट किया था। गुरुवार को दोपहर 2 बजे से लेकर 2:30 के बीच में यह मंदिर से मुकुट चोरी हो गई। उस समय मंदिर के पुजारी दिलीप मुखर्जी दिन की पूजा के बाद चले गए थे। बाद में सफाई कर्मचारियों ने देखा कि देवी मां के सिर से मुकुट गायब था। श्यामनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ताइजुल इस्लाम ने बताया है कि चोर की पहचान करने के लिए मंदिर का CCTV फुटेज जांचा जा रहा है। आपको बता दें कि चुराया गया यह मुकुट चांदी का है और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। ये सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जशोरेश्वरी मंदिर भारत और पड़ोसी देशों में फैले 51 शक्तिपीठों में से एक है। जशोरेश्वरी नाम का मतलब जशोर की देवी है। दोस्तों ऐसे में बांग्लादेश के कुछ लोग जो हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं वो कितने निचले स्तर तक जा सकते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माता के सर पर मुकुट तक छीन लिया गया, मुकुट तक चुरा लिया गया दोस्तों, वो भी दुर्गा पूजा के समय, जिस समय माता जी साक्षात पूजा के स्थान पर निवास करती
करती हैं वो ऐसे में आपकी राय तो बनती है, तो वही बता दें। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर जो आपको वाकई में चौंका देगी। दुर्गा पूजा मंडप में इस्लामी गाना बजाया गया दोस्तों, जिसके बाद विवाद हो गया है। बांग्लादेश से ही ये बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भेंट की गई देवी काली मंदिर से मुकुट चोरी की खबर ताजी ही थी, यानी कि लोगों ने सुना ही था कि इसी बीच एक और विवादास्पद घटना की खबर सामने आ गई। बांग्लादेश के चटगांव में दुर्गा पूजा के पंडाल मंच का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग इस्लामी गाना गाते हुए बजाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने पर विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस ने बताया है कि घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना गुरुवार शाम करीब 7 बजे शहर के रहमतगंज इलाके में JM सेन हॉल में दुर्गा पूजा समारोह के मंच पर हुई है। जी हाँ, जिसके बाद दोस्तों इस्लामी गाना गाने से हिंदू समुदाय और वहाँ के मौजूद हिंदुओं में आक्रोश फैल गया है। लेकिन वो करे भी तो करेगा, मेजोरिटी ऑफ द पीपल किस समुदाय की आप अच्छे से जानते हैं। अब ऐसे में हिंदू समुदाय आक्रोश ही दिखा सकता है दोस्तों, उसके अलावा वो हर तरीके से असहाय है, उनकी कोई वहाँ मदद नहीं कर सकता। जब सरकार ही उनके फेवर में नहीं है, सरकार ही दोहरी मापदंड का इस्तेमाल कर रही है, तो फिर वो समुदाय जाए तो जाए कहाँ। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है, तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश में 150 से ज्यादा आतंकी सीमा पार लॉन्चिंग पैड पर कर रहे इंतजार। जी हाँ, कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने के लिए सीमा के उस पार यानी PO के करीब 150 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड पर इंतजार कर रहे हैं। इस बात की जानकारी BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। BSF अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि करीब 150 आतंकवादी सर्दियों के करीब आने के बाद कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने के लिए नियंत्रण रेखा के पार लॉन्च पैड पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर देंगे। जी हाँ, न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। अलग अलग एजेंसियों से प्राप्त खुफिया सूचनाओं के आधार पर हम सीमा पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए सेना के साथ समन्वय करते हैं। BSF महानिरीक्षक अशोक यादव ने कहा कि हम लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादियों की संख्या का भी ध्यान रखते हैं, जिससे हमें किसी भी साजिश को विफल करने के लिए अपनी रणनीति को आकार देने में मदद मिलती है। वहीं बता दें, आसियान शिखर सम्मेलन में इशारों में प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रैगन को दे दी चेतावनी, कह दिया दक्षिण चीन सागर की शांति है जरूरी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लाओस दौरे के दूसरे दिन 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में आसियान के 10 सदस्य देश और 8 साझेदार देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया और अमेरिका शामिल हुए। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की स्थापना 1967 में हुई थी। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, भारत, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई दार सलाम सदस्य देशों में रूप में शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया से शांति की अपील की। इसके अलावा उन्होंने हिंद महासागर में चीन की दखलंदाजी पर निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्ट एशिया समिट में खुलकर भारत का रुख साफ किया दोस्तों, और कह दिया कि म्यांमार को अलग थलग नहीं, बातचीत तो करनी ही होगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के कदम को लेकर भी भारत के रुख को दुनिया के सामने रख दिया। मोदी जी ने म्यांमार पर आसियान के दृष्टिकोण को सही ठहराते हुए कहा कि हम इससे जुड़े 5 पॉइंट कंसेंसस का समर्थन करते हैं। PM ने कहा कि भारत मानता है कि मानवीय सहायता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र की बहाली के लिए सही कदम भी उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए म्यांमार को अलग थलग नहीं बल्कि बातचीत में शामिल करना होगा। भारत एक पड़ोसी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। वहीं बता दें, एक बड़ी खबर दोस्तों, नासिक में 2 अग्निवीरों ने गंवाई अपनी जान, ट्रेनिंग में फटा तोप का गोला। जी हाँ, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित आर्टिलरी सेंटर में फायरिंग अभ्यास के दौरान भारतीय फील्ड गन से निकले गोले के फटने से 2 अग्निवीरों की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अग्निवीर हैदराबाद से महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली में आर्टिलरी स्कूल में प्रशिक्षण के लिए आए थे। सेना ने दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए घटना की जांच के आदेश दिए हैं। PTI के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना गुरुवार दोपहर नासिक रोड इलाके में आर्टिलरी सेंटर में हुई। उन्होंने बताया कि विस्फोट में अग्निवीर गोहिल विश्वराज सिंह और सैफत शिट की मौत हो गई। अग्निवीरों की एक टीम भारतीय फील्ड गन से फायरिंग कर रही थी, तभी एक गोला फट गया। अधिकारी ने बताया कि दोनों घायल हो गए और उन्हें देवलाली के MH अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। हवलदार अजीत कुमार की शिकायत के आधार पर देवलाली कैंप पुलिस में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। वहीं बता दें, पाकिस्तान की 10,000 एकड़ जमीन पर होगा सऊदी अरब का कब्जा। कंगाल देश के लिए MBS ने यूं ही नहीं खोला खजाना। दरअसल लंबे समय से सऊदी अरब से निवेश की चाहत रखने वाले पाकिस्तान की मुराद पूरी हो गई है। सऊदी अरबिया की ओर से पाकिस्तान में $2 अरब से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिसकी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सराहना की है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। MOU पर हस्ताक्षर के मौके पर सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फलीह और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भी मौजूद रहे। पाकिस्तान की जमीन पर सऊदी अरब के लिए खेती करने की डील भी हुई है। सऊदी के निवेश मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 3 दिनों की यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने MOU पर हस्ताक्षर के दौरान कहा कि निवेश मंत्री की अध्यक्षता में सऊदी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। क्राउन प्रिंस सलमान की पाकिस्तान विकास में खास रुचि है। साथ ही साथ बता दें, इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच 600 भारतीय सैनिकों पर मंडरा रहा बहुत बड़ा खतरा। यूनाइटेड नेशन दफ्तर पर हमले से भारत चिंतित। दोस्तों, मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत ने दक्षिणी लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक भी इजरायली गोलाबारी का शिकार हो गए थे। 600 भारतीय सैनिक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा है और इजराइल लेबनान सीमा पर 120 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन पर तैनात है। क्षेत्र में तेजी से बढ़ते तनाव और हमलों के बीच भारत इन सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहीं बता दें, इजराइल ईरान संघर्ष के बीच भारत ने लेबनान के संगठन को क्यों किया है बैन। दरअसल सरकार ने हिज्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए इस पर बैन लगा दिया है। हिज्ब उत तहरीर का अंग्रेजी में आशय पार्टी ऑफ लिबरेशन है। ये एक बार फिर मुस्लिमों को एकजुट करके इस्लामी खलीफा साम्राज्य की स्थापना और पूरी दुनिया में शरिया कानून इस संगठन का लक्ष्य है। मौजूदा समय में इस संगठन का हेडक्वार्टर लेबनान के बेरूत में है। खास बात यह है कि सरकार ने इस संगठन पर बैन ऐसे वक्त पर लगाया है जब इजराइल ईरान के बीच तनातनी चरम पर है और लेबनान में शिया लड़ाकों हिजबुल्लाह और इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। साथ ही आपको बता दें, दोस्ती में बदलती दिखाई दे रही है रशिया ईरान की दुश्मनी। पुतिन से मिलेंगे ईरान के राष्ट्रपति, क्या है कारण, क्या है असली वजह, हम आपको बता दें। दोस्तों, रशिया और ईरान के संबंधों में हाल के सालों में यानी रिसेंट ईयर्स में एक नया मोड़ देखने को मिला है। विशेष रूप से 2022 के बाद से जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। दरअसल रशिया और ईरान अतीत में एक दूसरे के 200 साल से प्रतिस्पर्धी रहे हैं। हालांकि अब वैश्विक परिस्थितियों और भू राजनीतिक चुनौतियों के कारण एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ईरान और रशिया के पास आने का मुख्य कारण अमेरिका और उसके सहयोगियों से दोनों देशों की टकराहट को माना जा रहा है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार यानी 11 अक्टूबर को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मिलने वाले हैं और ये मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में आयोजित एक कार्यक्रम में होगी। जी हाँ, 1990 के दशक से ही रशिया और ईरान के संबंध सुधरने शुरू हो गए थे। रशिया ने ईरान को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति की जिसमें टैंक, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान शामिल थे। व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आने के बाद इन संबंधों में और भी सुधार हुआ और 2005 में दोनों देशों के बीच $1 बिलियन के हथियार सौदे पर करार किया गया। साथ ही साथ बता दें, भारत से सही तो चाइना है। जी हाँ, पीएम मोदी को दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से फिर चाइना की तारीफ क्यों कर दी ओवर इंडिया। बता दें दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो सत्ता में आएंगे तो इसका जवाब अवश्य देंगे। दोस्तों, उन्होंने गुरुवार यानी 11 अक्टूबर 2024 को प्रमुख आर्थिक नीति पर भाषण देते हुए राष्ट्रपति बनने पर पारस्परिक कर लगाने यानी टैक्स लगाने का संकल्प लिया। ज्यादा टैरिफ लगाने वालों में चीन और ब्राजील का नाम लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शायद अमेरिका ही है जो आम तौर पर शुल्क नहीं लगाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के काफी अच्छे संबंध है और उनके खुद के भी। उन्होंने भारत के विकास और पीएम मोदी की ओर किए गए कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत बहुत ज्यादा शुल्क लेता है, भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, मेरे भी हैं, खासतौर पर नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ। वे एक महान नेता है, महान व्यक्ति है, वास्तव में महान व्यक्ति है। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन वे शायद काफी शुल्क लेते हैं। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, आखिर वो कौन सी धमकी दी है ईरान ने। सऊदी अरबिया अमेरिका से करने लगा ऐसी मांग, यूएई भी करने लगा ऐसी मांग। दरअसल बीते दिनों ईरान के इजराइल पर हमले के बाद आशंका जताई जा रही है कि इजराइल जल्द ही ईरान पर हमला करेगा। इजराइल के संभावित हमले को लेकर सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जैसे खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वो इजराइल को ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने से रोके। खाड़ी देशों ने अमेरिका से अपनी चिंता जताते हुए कहा कि अगर इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमले करता रहता है तो उनके तेल ठिकाने ईरान के प्रॉक्सी समूहों के हमले का शिकार हो सकते हैं। साथ ही बता दें, पाकिस्तान में जाकिर नाइक ने महिलाओं पर फिर दे दिया ऐसा अजीब बयान कि पूरे पाकिस्तान में होने लगी उसकी थू थू। कहने लगा कि औरत का पीएम सीएम बनना नाजायज है, ये बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में। जी हाँ, विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक, भगोड़ा जाकिर नाइक का पाकिस्तान में विवादित बयान देने का सिलसिला जारी है। खास तौर से महिलाओं पर अपने बयानों से विवाद खड़े कर रहे जाकिर नाइक ने अब बड़े बड़े पद संभालने वाली औरतों को लानत मलानत बता दिया है। दोस्तों, जाकिर का कहना है कि इस्लामी लिहाज से किसी औरत का प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बनना ठीक नहीं है। इस बयान के बाद जाकिर फिर सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गया। पाकिस्तान की महिलाओं ने खास तौर से इस बयान पर गुस्सा निकाला है। दोस्तों, जाकिर नाइक ने क्या कहा पूरी बात आपको बताते हैं। उसने एक टीवी चैनल पर सरकार में औरतें टाइटल पर बात करते हुए कहा कि पंजाब की सीएम औरत है, इससे पहले पीएम भी महिला रही है, वहीं बांग्लादेश में भी लंबे समय से महिला ही पीएम थी। मुझे समझ नहीं आता है कि क्या इन देशों में मर्द मर गए हैं क्या? औरतों को पर्दा से बाहर आकर इस तरह मर्दों के बीच काम करना जायज नहीं है, ये चाहे राजनीति की बात हो या फिर बिजनेस का फील्ड हो। जाकिर ने इस दौरान कहा कि सीएम, पीएम या दूसरे
दूसरे बड़े पद पर जब कोई औरत पहुंचती है तो उससे तमाम दुनिया में घूमना होता है। हमने देखा है कि वो दूसरे देशों के पीएम ये हाथ भी मिलाती है, उनके आसपास भी सहयोगी के तौर पर ज्यादातर मर्द ही रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इससे अच्छा है कि सिर में कील ठोक दी जाए। जाकिर ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि गैम्बिया में मुझसे अमेरिका की एक लड़की ने हाथ मिलाने की कोशिश की तो मैंने मना कर दिया। हाल ही में इस्लामाबाद में भी मैंने लड़कियों के साथ तस्वीर खिंचवाने से मना कर दिया था। जाकिर ने कहा कि मेरा धर्म कहता है किसी अनजान औरत को छूना तक भी हराम है। जी हाँ दोस्तों, आपको गुस्सा नहीं आता जाकिर नाइक के इन बयानों को सुनकर? वाकई में दोस्तों खून खोल जाता होगा। ये ऐसी ऐसी बातें कह रहा है आज के 21वीं सदी में जिसका कोई सर पैर नहीं है। ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों, क्या जवाब देना चाहेंगे इस भगौड़े जाकिर नाइक के लिए? साथ ही साथ आपको बता दें, अखिलेश यादव की मांग पर भड़क गई जेडीयू। अखिलेश ने कहा था मोदी सरकार से समर्थन वापस ले ले नीतीश कुमार। बता दें, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की जयंती पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी पुलिस के जवानों के बीच जमकर आमना सामना हुआ। अखिलेश यादव जेपी एनआईसी जाने के लिए अड़े रहे लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से केंद्र में मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग कर डाली। अब जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अखिलेश यादव को कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई इमरजेंसी और तानाशाही की याद दिलाई है। एबीपी न्यूज के अनुसार जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ था। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी। उस समय अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अखिलेश यादव की टिप्पणी अनुचित है। ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार मोदी सरकार से समर्थन वापस ले ले जिससे मोदी सरकार गिर जाए और विपक्षियों की सरकार बन सके। ऐसे में करारा जवाब मिल गया उनको जेडीयू की तरफ से। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों फेसबुक ट्विटर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।